we start with the polynomials. So here we see how polynomials can be used in error detecting through CRC, cyclic redundancy check जो हम करते हैं. तो एक तो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे डिवीजन के साथ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स. ओके, वी स्टार्ट दिस विद पॉलिनोमियल्स. So in case of CRC using polynomials, what we do is we represent the number in terms of polynomials. ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास सपोज डेटा है, ये 7 बिट डेटा है, तो इसको हम इस तरह से पॉलिनोमियल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास डेटा था ना, जैसे अगर सपोज एक दूसरा एग्जांपल दे लो, सपोज इफ आई वी हैव अ डेटा लाइक 101, ये डेटा हमारे पास है 101. तो ये जो 1 है, ये इट इज x रेस टू 0, और ये x रेस टू 1, और ये x रेस टू 2. ठीक है, तो ये जिसके ऊपर 0 रहेगा, ठीक है, 101 जो है, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट x रेस टू 2 प्लस 1, बिकॉज x रेस टू 0 इज 1, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसी तरह से अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, बाइनरी डेटा है, वो बाइनरी डेटा को हम पॉलिनोमियल्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 1 है, तो ये 1 की जगह आएगा x रेस टू 0, ये 1 की जगह x रेस टू 1, ये 0 का जो है x रेस टू 2, ये 0 का x रेस टू 3 4 5 6, जिसमें 0 इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम. ठीक है, जिसमें 0 इसको डिस्कार्ड कर देंगे, और जो 0 के अलावा उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे बचेगा x रेस टू 6, देन x रेस टू 1 विच इज x, एंड x रेस टू 0 विच इज 1. तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट वी गेट, ये इसका reduced form है x raised to 6 plus x plus 1. So this is how we represent the data in terms of, or binary number in terms of polynomials. ठीक है, now what are the various operations which can be performed on polynomials? तो polynomials में हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक मिनट. Now we need to, here what we are doing is we are multiplying two polynomials. ठीक है, तो ये देखो, ये पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल्स है यहाँ पर, x रेस टू 5 प्लस x रेस टू 3 प्लस x रेस टू प्लस x इनटू दिस, ये दो को मल्टीप्लाई करते हैं. तो नेचुरल बात है कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन, सिंपल ऑपरेशन क्या है कि ये पूरे को x रेस टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस वाले टर्म, ये पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सबको हम ऐड कर देते हैं, सिंपल जैसा हम करते हैं. बट ये केस में क्या होगा, देखो, जैसे हमें ये फाइनल टर्म्स ये सब मिल रहा है, ये सब लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो ये सब टर्म्स मिलेंगे हमको. अब इसमें क्या होगा कि जो टर्म्स रिपीट हो रहे 2 बार, वो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, जो एक बार भी, जैसे मान लो यहाँ पर x रेस टू 7 एक ही बार है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ x रेस टू 6 आगे नहीं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे. नाउ x रेस टू 5 यहाँ पर एक बार आ गया, यहाँ पर एक बार, तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2 बार आए तो कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट x रेस टू 4 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा. नाउ x रेस टू 3 यहाँ पर एक, ये 2 कैंसिल हो गए, मगर ये एक बच जाएगा. ठीक है, दो या 4 रहेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर एक रहेगा ऑड, तो ऑड आगे जाएगा, तो ये x रेस टू 3 आगे बढ़ जाएगा. नाउ x रेस टू 2 कैंसिल हो गया, और बचा ये, तो ये टर्म्स हमारे पास बचेंगे x रेस टू 7, x रेस टू 6, x रेस टू 3, और x बच जाएगा. तो ये रूल है, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो. ठीक है, 2 अगर रहेंगे हमारे पास तो वो कैंसिल हो जाएंगे, 3 रहेंगे तो एक बच जाएगा, एक रहेगा तो एक तो आगे आएगा ही. तो दिस इज द ऑपरेशन. ओके, सो देन दूसरा ऑपरेशन, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से करते हैं. ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, मगर मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में ऐड भी करना पड़ता है. नेक्स्ट ऑपरेशन इज शिफ्टिंग. ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कभी कभी शिफ्ट करना पड़ेगा डेटा बाइट्स को, जैसे डेटा बिट्स को. अब हमारे पास एक ये डेटा है 10011. ठीक है, उसको अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट, तो जैसे ये 10011 है, ये अगर सपोज मैं ऐसा ब्लॉक बना दूं, ठीक है, ऐसे ब्लॉक बना देंगे हम, ये ऐसे ब्लॉक बना देता हूं मैं. ठीक है, तो 1 2 3. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट 3 में मतलब क्या है कि ये 1 2 3. ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ कि 1 कहाँ, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा. अब ये जो जगह बची है ना, उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से देखो ये शिफ्ट हुआ, लेफ्ट शिफ्ट 3 बिट्स हुआ, तो लास्ट के यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 0 ऐड कर देंगे. अच्छा, कभी हम राइट शिफ्ट भी करते हैं. ठीक है ना, राइट शिफ्ट में क्या होगा
कि ये जो डेटा है, जैसे मान लो 100 ये ऐसा है, ठीक है, तो इसको मैं वापस ऐसे लिख देता हूं मैं। सो दिस इज 1 हियर, 0 0 1 1, ठीक है, ये आगे खत्म हो गया, इतना ही है, ठीक है। ना अगर इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, राइट 3 शिफ्ट करेंगे, तो ये 1 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाके यहाँ पर इसकी लास्ट जगह हो जाएगी। ये 0 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो ये जो मैं इसको ग्रीन से लिखता हूँ, तो ये जो 1 है, ये यहाँ पर राइट में यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ये 0 3 शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा सिर्फ लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 0। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, अच्छा, इसको हम पॉलिनोमियल्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो ये जो हमारे पास डेटा था, इसका अगर हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमको मिलेगा x⁴ प्लस x प्लस 1। ये बीच वाला जो है ना 2 और 3 वाला चला जाएगा। इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे तो नेचुरल बात है कि ये अब ये मिलेगा, ये मिलेगा हमको, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 वाला, तो ये x⁷ है। फिर ये काउंट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बाकी सब 0, तो ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर अब राइट शिफ्ट करते हैं इसको, अब राइट शिफ्ट करने के बाद ये डेटा हमको ये मिल रहा है, मतलब ये x⁴ और x⁴ तो x ही मिलेगा हमें। तो दिस तरह ये इस तरह से हमको शिफ्टिंग करने के बाद ये डेटा चेंज होगा। तो ये दो ऑपरेशंस को हमें ध्यान में रखना है। आगे हम जब CRC करेंगे यूजिंग पॉलिनोमियल्स, तो ये ऑपरेशन में काम आएगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये, ठीक है ना। नाउ सी हाउ वी कैन डू CRC यूजिंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यूज करके हम CRC कैसे मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये हमें इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो ओके, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। सो हमारे पास कोई डेटा वर्ड है 1001, ये हमको ट्रांसफर, ये हमें भेजना है, कहीं पे दूसरी जगह भेजना है, ठीक है। और हमें चेक करना है, ये भी मतलब ये देखना है कि भाई इसमें एरर ना हो, और अगर एरर हो तो सामने वाले रिसीवर को पता चल जाए। तो हम हाउ डू वी यूज दिस, ओके, हाउ डू वी यूज पॉलिनोमियल्स थ्रू CRC फॉर चेकिंग एनी डेटा करप्शन, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम हमारे पास एक डेटा वर्ड है, ये हमको ट्रांसफर करना है, 1001 हमको भेजना है, ठीक है, 1001 भेजना है। तो CRC स्कीम यूज करके पॉलिनोमियल्स में कैसे भेजेंगे, पॉलिनोमियल्स के थ्रू कैसे भेजेंगे, तो इसके 3 स्टेप याद रखो, ठीक है, ये 3 स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नंबर को जो है पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो, ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि इसको जो है पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो। उसके बाद सेकेंड जो है इसको लेफ्ट शिफ्ट करो, 3 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करो, 3 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करो। और तीसरा जो है उसको डिवीजन करो, ठीक है। तो लेट अस डू दिस स्टेप्स वन बाय वन। तो पहला हमारा स्टेप क्या है कि हमारे पास डेटा जो है 1001, ये डेटा हमारा है। इसको हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको x⁻0 वाला पार्ट है, ये x⁻1 है, ये x⁻2 है, और ये x⁻3 है। तो ये तो नहीं आएगा, तो जो हमें मिलेगा, जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इज x⁻3 + 1, ठीक है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना पॉलिनोमियल में, जो ये टर्म को कन्वर्ट करेंगे, तो हमको मिलेगा x⁻3 + 1 मिलेगा हमको, ये इसको कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि इसको लेफ्ट 3 बिट ट्रांसफर करो, लेफ्ट 3 बिट ट्रांसफर मतलब इसको लेफ्ट, इसको हम शिफ्ट करना है, ठीक है ना। अब देखो इसको शिफ्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ये जो हमें एक्चुअली मिल रहा है ना, ये 1001 जो मिल रहा है, अगर इसको 3 ट्रांसफर करेंगे तो 3 0 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ना, है ना, राइट पे 3 0 ऐड हो जाएंगे। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये x⁻6 आएगा, ठीक है, और ये x⁻3 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है 3, तो इसमें 3 ऐड कर दो और यहाँ भी 3 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस शिफ्ट करने की वजह से ये जो डेटा हमारा है वो हो जाएगा x⁻3 + x⁻6 + x⁻3, ये हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, क्या किया मैंने क्लास? हाँ, तो पहला स्टेप हमारा था कि इसको कन्वर्ट करो और इसको लेफ्ट 3 बिट्स शिफ्ट करो, तो ये मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, सो हियर यू कैन सी द डिवीजन ऑपरेशन इज परफॉर्म हियर, ठीक है। सो दिस इज अवर डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, और ये डेटा को हमको डिवाइड करना है। इसको दूर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके बीच में भी कुछ रहेगा तो नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ सी हाउ वी व्हेन वी डू द डिवीजन,
ठीक है, मैं इसको इसके साइड पे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ डिवीजन कैसे हो रहा है। सो दिस इज द डिवाइजर, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइजर जो है वो इसको जरा बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो नाउ सी हाउ वी डिवाइड दिस। तो ये हमारे पास डिवाइजर इस तरह से रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द डिवाइजर, वो हमारे पास है x⁻³ प्लस x प्लस 1, और ये हमारा है x⁻⁶, ठीक है। प्लस बीच में गैप छोड़ते हुए, क्योंकि बीच में 5 6 के टर्म आएंगे, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमको x⁻3। ये हमारा डेटा, देखो ये डेटा ना, ये डेटा यहाँ पर हम डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, समझे मेरी बात, ठीक है। नाउ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर हमको x⁻6 है ना। ये कब तक डिवीजन करना है, जब तक ये हमारे पास जो है ना, ये जो रिमाइंडर जब तक है ना, इसका पावर इससे कम ना हो जाए तब तक डिवाइड करते रहना है। अभी देखो पावर हमारे पास क्या x⁻6 है और यहाँ पे x⁻3 है, तो नेचुरल बात है कि इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब जाके ये x⁻6 आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 3 को 6 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x⁻3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या होगा, x⁻3 इंटू x⁻3 x⁻6 प्लस बाद में ये x इंटू x⁻3 x⁻4, ठीक है। देन 1 इंटू x⁻3 ऑफ कोर्स x⁻3 आएगा हमें, ठीक है। इस तरह से मिलेगा हमको। अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको याद है ना सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि दोनों, सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी करो, अगर दो हमारे पास सेम आएगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x⁻6 x कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट x⁻4, ओके। देन व्हाट वी डू, अभी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर x⁻4 है और यहाँ पर x⁻3 सबसे बड़ा टर्म है, तो हमको नेचुरल बात है कि हमको इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, तो जाके x⁻4 होगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x⁻4 प्लस दिस x इंटू दिस x इज x² प्लस दिस 1 इंटू x इज दिस इज x, ठीक है, ये x हो जाएगा। और फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास x² प्लस x। सो अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, यहाँ पर x² का टर्म, ये हमारे पास 2 जो है, ये हाईएस्ट पावर इज स्क्वायर एंड दिस इज क्यूब, तो अभी स्टॉप कर देंगे। ये जो हमारा है ना, ये हमारा रिमाइंडर हम क्या करेंगे, अब जब डेटा सेंड करना है ना, तो डेटा सेंड तो हम क्या करेंगे, सेंड करने के लिए हमारा जो डेटा था, ओरिजिनल डेटा है ना, जो ये जो डेटा जो हमने, ऑफकोर्स ये हमारा जो डेटा है x⁻6, ठीक है। सो दिस x⁻6 प्लस x⁻3, और ये जो हमको रिमाइंडर मिला इसको आगे अपेंड कर देंगे हम, ठीक है। ये x और ये x, और ये हम इसे भेजा जाएगा, ये जो है सेंडर को सेंड किया जाएगा, सेंडर को, ये सेंडर के पास जाएगा, ठीक है। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर भी जो है ना, ये जो डेटा उसको हमने ये जो कोड वर्ड दिया है, जैसे उसके पास जाएगा तो ये समझ जाएगा कि ये डेटा है और ये उसका रिमाइंडर है, तो ये पूरे को डिवाइड करेगा, सेम डिवाइस से डिवाइड करेगा, सेम डिवाइस से। और लास्ट में अगर इसको यहाँ पे 0 मिलता है, मतलब कुछ भी करप्शन नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ करप्शन होता ना, तो कुछ ना कुछ अगर चेंज होता तो रिमाइंडर 0 नहीं आता। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, इसको चेक कर सकते हैं आप लोग कि अगर ये टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे ना, ये पूरे टर्म को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। डू यू वांट टू चेक इट नाउ, या आप कर लोगे, शुड आई चेक इट? यस, कर लेंगे, ठीक है। नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है। मैं इफ यू डोंट गेट दिस डू टेल मी, ये चेक करेंगे तो यू विल गेट ऑफ कोर्स 0, ओके। तो ये तरीका है पॉलिनोमियल्स यूज करने का, इसको इंप्लीमेंट करना भी काफी आसान है, ठीक है। इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, तो ये अच्छा तरीका है जिससे हम एरर चेकिंग कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज चेकसम। चेकसम भी एक तरह का मतलब टेक्निक है जिससे हम एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। और ये चेकसम जो है डेटा लिंक लेयर पे नहीं किया जाता, ये डेटा लिंक लेयर के बजाय ये एक्चुअली नेटवर्क लेयर पर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे किया जाता है चेकसम जो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अभी फिलहाल टॉपिक जो चल रहा है वो एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन ही चल रहा है, तो इसके अंदर ये टॉपिक आ गया। तो चेकसम हम स्टार्ट कर। चेकसम इज नॉट डन एट डेटा लिंक लेयर, ठीक है, इट इज CRC इज डन एट डेटा लिंक लेयर, चेकसम इज जनरली डन एट द नेटवर्क लेयर। तो चेकसम क्या होता है, ठीक है, इससे एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए पहले आप ये समझ लो कि सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है ना। जैसे मान लो डेटा, मैं इसको नंबर में लिखता हूँ, जैसे सपोज डेटा 5 है, देन ये 4 है, 6 है, ठीक है, 9 है, ओके, और सपोज 10 है। ये मुझे डेटा सेंड करना है, ठीक है। ये डेटा जब सेंड करना है तो मैं क्या करूंगा,
ये डेटा सेंड करने के पहले ये सबका सम कैलकुलेट करूंगा, सम। अब ये सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 + 4 इज 9, ठीक है, 9 + 6, ठीक है, 15, 15 + 10, 15 + 10 34 हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे मिलेगा 34, ठीक है। तो ये 34 मिलेगा, तो 34 जो है ना ये हमारा हो जाएगा सम, ठीक है। ये सम भी साथ में ऐड कर देंगे और ये जो है हम सेंड करेंगे, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर ये जब डेटा उसे मिलेगा वो खुद भी सम चेक करेगा, ठीक है ना। और अगर वो सम इसको 34 मिलता है तो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कुछ भी गड़बड़ी होती, जैसे मान लो ये 4 का सपोज ये कुछ और 8 हो जाता है, यहाँ पर सपोज कुछ भी एरर हो जाता, तो क्या होता, ये सम हमें सेम नहीं मिलता, ठीक है ना। तो वो डिस्कार्ड कर देता उसे। तो एक सिंपल तरीका जो है ये हम लोग एरर चेकिंग का ये है कि हम सबको जो है ये जितने भी नंबर है ये सबको ऐड करो। ऐड करने के बाद यहाँ पर चेक सम इसको बोलते हैं, ये जो है यहाँ पे सम, ये सम ऐड करें हम यहाँ पे सम, ठीक है, और सेंड कर देते हैं। तो रिसीवर क्या करेगा, उसको चेक करेगा और वो रिकवर कर सकता है। मगर यहाँ सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि ये जितने नंबर है ना 5, 8, 6, अगर आपको याद हो बाइनरी में इसको 4 बिट्स से डिनोट कर सकते, 4 बिट्स, है ना। जैसे 5 का जो कोड है 0101, 8 का कोड है 1000, 6 का कोड है 0110, ऐसा। मगर 34 का कोड है ना आपको ज्यादा बिट्स लगेंगे, तो ये यहाँ पे ट्रबल आ जाता है। तो इसको हल करने के लिए हम दूसरा एक तरीका यूज करते हैं, जो चेकसम वाला तरीका है उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। बाय द वे पहले ये एक आइडिया देख लो, चेकसम बताता हूँ आगे कैसे करते हैं, मगर फिलहाल यहाँ पे आइडिया देख लो क्या होता है कि ये हमारे पास सेंडर साइड पे सेंडर जो अपना मैसेज जो है ना इसको अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड करेगा, एम बिट्स के ब्लॉक में डिवाइड करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जनरेटर के थ्रू वो चेकसम कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद ये डेटा के लास्ट में चेकसम को अपेंड कर देगा। यहाँ पर अपेंड मतलब उसके आगे चिटका देगा, ऐसा बोलते हैं ना, चिटकाना, ऐसे चिटका देगा। तो अपेंडिंग मतलब ये ऐसा पुट कर देगा उसके आगे, इसके ऐड नहीं करेगा, इसके आगे पुट कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको मिलेगा, रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर को मैसेज और चेकसम दोनों मिलेगा। नाउ रिसीवर जो है खुद भी वेरीफाई करेगा ये चेकसम को, और अगर चेकसम कैलकुलेट करने के बाद वो कुछ कैलकुलेशन करेगा तो उसे लास्ट में 0 मिलना चाहिए। मतलब क्या करेगा, ये सब है, ये सब ऐड करने के बाद, ये सब दोनों को दोनों ऐड करने के बाद चेकसम के साथ, तो उसको लास्ट में 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिला मतलब बराबर है, अगर 0 नहीं मिला मतलब कुछ गड़बड़ी हुई, और इसको डिस्कार्ड कर देगा। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल, ठीक है। ये इस तरह से किया जाता है चेकसम, ठीक है ना। तो चेकसम मैसेज जैसे आपको बताया कि अगर हम सिंपल एडिशन करेंगे तो मसला ये खड़ा हो जाएगा कि लास्ट का जो नंबर ऐड करने के बाद मिलता है वो बहुत बड़ा नंबर रहेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम एक तरीका यूज करेंगे, चेकसम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ सी हाउ चेकसम वर्क्स, इसे ध्यान से सुनो। इसमें क्या किया जाता है, ये हमारा डेटा है, सपोज ये हमारा डेटा रहेगा, ठीक है, ये डेटा है। तो 7, 11, 12, 0, 6 ये सब डेटा है हमारा। इनिशियली क्या होगा, हम चेकसम को 0 इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या, पहला इसके बाद स्टेप क्या रहेगा कि ये जो डेटा है 7 + 11 + 12 + 0 + 6 ये सबको ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको ये, ठीक है, 12 + 11 + 7 इज 18, ठीक है, 18 18 36 मिलेगा, 36, ठीक है। इसका हमको 36 मिलेगा, ओके। नाउ 36 का जो है ना हम चेकसम फाइंड करेंगे। देखो 36 का चेकसम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि 36 का बाइनरी फाइंड करो। याद है आपको लास्ट ईयर हमने किए थे बाइनरी कैसे फाइंड करते हैं। तो 36 का हम बाइनरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 36 का बाइनरी के लिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, 18 2 36, ठीक है। तो ये मिलेगा रिमाइंडर 0, तो ये 0 रिमाइंडर मिला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 18 करेंगे, 9 18, रिमाइंडर 0। तो इस तरह से हम ये फाइंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 1001, ये मिलेगा मुझे, ठीक है। आप चेक कर लेना इसे, ठीक है, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। तो हमें जो 36 का जो बाइनरी मिलता है, ठीक है, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ चेकसम कैसे कैलकुलेट, वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये 36 मिला ना, 36 का हम बाइनरी कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 1011, एक मिनट सॉरी, ये जो था 100100, ये मिलता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हम क्या करेंगे, ये दो ना, ये 2 बिट को हम इसके आगे यहाँ पर आके ऐड कर देंगे। तो ये 2 बिट को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 2 बिट है ना, ये 2 बिट को उसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाएंगे
और ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 0, ये तो जैसा वैसे ही रहेगा और ये दो बिट यहाँ पर आके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो व्हाट वी गेट इज 0 1 1 0। ठीक है, ये 0 1 1 0 जो मिलता है हमको, ठीक है ना, ये हमको सम मिल रहा है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मिलेगा 1 0 0 1 मिलेगा, तो दिस इज द चेक सम, और 1 0 0 1 का मतलब है 9, तो ये 9 यहां मिलेगा हमको। ठीक है, दिस इज 9 व्हाट वी गेट। आर यू गेटिंग इट? देखो क्या किया, देखो ध्यान से सुनो, हमने सब पहला स्टेप क्या किया, सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमको 36 मिला, 36 का हमने बाइनरी फाइंड किया, तो 36 का बाइनरी फाइंड किया तो हमको क्या मिला 1 0 0 1 0 0, ये हमें मिला सम। ठीक है, अब इसका चेकसम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये दो है ना, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लाने के बाद ये दोनों को ऐड करेंगे, सो दिस सम इज कॉल्ड एज द रैप्ड सम। ठीक है, ये जो सम मिलता है, ये जो सम मिला ना, इसको बोलते हैं रैप्ड सम, ये रैप्ड सम मिला। इसका हम चेकसम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसका सब बिट्स को रिवर्स, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो 0 1 हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 का 1, ये 1 का 0, ये 1 का 0 और ये 1, तो 1 0 0 1 इज 9। ठीक है ना, तो 1 0 0 1 जो 9 मिलता है वो 9 यहाँ पे रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन, क्या बताया मैंने क्लास, है ना? अभी ये अभी क्या होगा कि सेंडर क्या करेगा, अभी सेंडर जो है ये 9 के साथ ये पूरा डेटा, देखो ये पूरा डेटा है 7 से लेके 6 तक, और ये 9, ये सबको एक साथ सेंड करेगा वो। ठीक है, वो 9 है ना, वो चेकसम बना के भेजेगा। अब रिसीवर के पास ये सब चीजें आ गई, जिसमें ये पार्ट तो डेटा है और ये जो पार्ट है ना वो चेकसम वाला पार्ट है। अब वो भी क्या करेगा, सबको ऐड करेगा। ठीक है, अभी ये सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 36 तो यहां तक था ना, प्लस 9 45 मिलेगा, है ना? हेलो, ये सबको ऐड करेगा, चेकसम के साथ सबको ऐड करेगा तो इसको मिलेगा 45, यू कैन चेक इट, ये 45 मिलेगा। अब 45 का बाइनरी फाइंड किया जाएगा, 45 का बाइनरी जो है 22 टू ज़ा, है ना, इज 44, रिमाइंडर इज 1, तो 1 मिलेगा हमको। अब 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 11 टू ज़ा 22, रिमाइंडर फिर 0, ये 0 मिलेगा। और खैर आप करोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 1011, यू कैन चेक इट। ठीक है, ये आपको 45 का बाइनरी मिलेगा। ठीक है, यू कैन चेक इट, आप लोगों को आता है, फर्स्ट ईयर में आपने किया है। क्या था, देखो एक मिनट, भूल गया मैं क्या था। हाँ, ये 45 का, अच्छा चलो कंट्रोल Z हमारे पास है ये लिख लेते तो भूल जाऊंगा मैं। तो ये 45 का जो हमको, दिस इज द बाइनरी। ठीक है, ये क्या मिला हमको, बाइनरी मिला। अब आप लोग बताओ क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, बोलो मैं, कैन यू टेल मी, कैन यू गेस व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद? वही पहले किया था हमने, ये दो को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये मिलेगा हमको। ठीक है, ये मिलेगा ना, 1 0 को यहाँ पे मिलेगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 मिलेगा। ठीक है, नाउ दिस 1 1 1 1 इज द रैप्ड सम। ठीक है, ये रैप्ड सम का अभी हम क्या करेंगे, इसका चेक सम फाइंड करने के लिए सब बिट्स को हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ये मिलेगा 0 0 0 0। ये 0 0 0 ये बताता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बराबर है, मतलब हमको जो डेटा रिसीव मिला वो सही है। अगर मान लो कुछ करप्शन होता ना, कुछ करप्शन होता तो ये जो है ना चेक्स, जो कैलकुलेट चेकसम 0 नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर रिसीवर भी अगर चेकसम फाइंड करता है और रिसीवर को 0 0 0 मिलता है लास्ट में, मतलब ये डेटा करप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, डेटा में कुछ भी करप्शन नहीं है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, देखो क्या होता है रिसीविंग साइड पे, क्या होगा रिसीविंग साइड पे, रिसीवर को डेटा के साथ चेकसम मिलेगा, रिसीवर सबको ऐड करेगा और उसका सम फाइंड करेगा, और उसको हम क्या करेंगे, उसका रैप सम फाइंड करेगा। रैप सम फाइंड करने के लिए इसका बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करके हम इसको जो है 1 1 0 1 को यहाँ पर ऐड, ये जो लास्ट ये 1 0 यहाँ पे ऐड होगा तो हमको मिलेगा 1 1 1 1। ना तो सब मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, एज यू कैन सी हियर, ये सब 0 0 0 0 मिल जाएगा, तो ये जो रिसीवर जो है समझ जाएगा कुछ भी करप्शन नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे 0 0 0 की जगह कुछ और मिलता, मतलब करप्शन जरूर हुआ है, और वो डेटा को डिस्कार्ड कर देता। गेटिंग एवरीवन क्लास? हाँ, सो दिस इज हाउ वी डू द चेकसम। ठीक है, नाउ अब तक जो हमने टॉपिक स्टडी किया ना, इट वाज रिगार्डिंग एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन अभी तक हमने देखा नहीं है। ठीक है ना, मगर हमने लास्ट लेक्चर में ये हैमिंग डिस्टेंस का मैंने आपको आइडिया बताया था, हैमिंग डिस्टेंस के बारे में, है ना। तो ये हैमिंग कोड जो है एक तरह का कोड है,
जिससे हम एरर को मतलब करेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ये हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन करने के लिए देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि जो मिनिमम हमिंग डिस्टेंस होता है ना दो 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 वर्ड का, ठीक है ना, उसे कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई वो कोड, जैसे मान लो ये हमारा एक्स हमारा कोड है, ठीक है ना, एक्स एक वैलिड कोड है और दूसरा कोड जो है वाई वैलिड कोड है, ठीक है। तो ये दो वैलिड कोड जो है इसके बीच में किसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो जैसे सपोज इफ वी हैव अ वैलिड वैल्यू, हमारे पास एक वैलिड वैल्यू है सपोज एक्स, और ये पॉइंट एक्स जो है ये वैलिड वैल्यू है, और ये जो इसके बाजू में जो ना डॉट, ये जो स्क्वायर दिया ना ये इसकी वैलिड वैल्यू है, और ये जो डॉट है ना दिस आर द पॉसिबल करप्शंस इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो y है, ये स्क्वायर बॉक्स, ये एक वैलिड वैल्यू है y की, मतलब एक वैलिड कोड है, और ये जो स्मॉल डॉट्स है वो इसकी नियर करप्टेड वैल्यू हो सकती है कि y होना चाहिए था ये, मगर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द रेडियस ऑफ करप्शन ऑफ x एंड रेडियस ऑफ करप्शन ऑफ y, दे आर फार अपार्ट, है ना। तो क्या होगा, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैंने एक वर्ड लिखा हूं, सपोज मैंने ये वर्ड लिखा हूं, ये वर्ड क्या था, मैंने क्या मिस्टेक किया यहाँ पर, बता सकता है कोई। ये वर्ड है मेरे पास, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या क्या वर्ड होगा ये, है ना। ये एप्पल होना चाहिए था, तो मैंने मिस्टेक से इसको ये, तो ये हम समझ जाएंगे भाई ये करप्शन था, है ना, ये करप्शन हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मैं अगर और इसमें ज्यादा ऐड कर देता, जैसे और करप्टेड वैल्यू ऐड कर देता, तो ये समझ में आता अभी आपको क्या है। क्या इससे हम ये गैस कर सकते हैं क्या कि ये एप्पल लिखा हुआ था और ये आ गया, ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, इससे कर सकते थे, है ना, इससे कर सकते, मगर इससे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या वर्ड क्या था, खाली एक ही वर्ड मैच वाला था, बाकी सब के सब। तो इसी तरह से देखो ये जो x की वैल्यू है, ठीक है ना, तो वो हम लोग कभी कभी नहीं जब टाइप करते हैं और स्पेलिंग चेक वाला, अगर स्पेलिंग चेक वाला, तो वो नियरेस्ट वैल्यू बताता है, जैसे मैंने BEC, तो हमको वर्ड सजेशन करना शुरू करता, बिकॉज और भी बीकन, बहुत सारे वर्ड हमको देना शुरू करेगा जो BEC से शुरू होते हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लो एक वैलिड कोड है 1010111, ठीक है, ये हमारे पास एक वैलिड कोड है। तो उसके अंदर जो पॉसिबल करप्शन हो सकते हैं कि भाई ये जो सपोज ये अगर करप्ट हो जाता तो ये हमको ऐसा मिलता। तो अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे तो भाई इसके करीब है, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट मैच खा रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से ये एक हमारे पास वैलिड कोड है, और ये जो स्मॉल डॉट्स है ये इसके पॉसिबल करप्टेड वैल्यूज हो सकते हैं। तो और दूसरा जो है हमारे पास अगला जो वैलिड कोड है वो यहाँ पर है, और ये इसके पॉसिबल करप्शंस हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एक्स का जो रेडियस है और वाई का रेडियस काफी दूरी पर है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता ना कि ये अगर हमारे पास होता ये ऐसा ऐसा दो ऐसा होता कि ये y की करप्टेड वैल्यूज और x की करप्टेड वैल्यूज, तो कुछ वैल्यूज यहाँ पर ये है कि जो x और y दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ सपोज इफ एनी ऑफ द करप्शन अकर्स एंड वी लैंड एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये तो x का रेडियस है, मतलब ये वैल्यू सही नहीं, वैल्यू तो यही है ना। तो जितनी वैल्यू ये सर्कल में आती है वो सब के सब x ही रहेगी, दूसरी कोई नहीं रहेगी, क्योंकि ये x के रेडियस में है। और यहाँ पर कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो ये सर्कल के अंदर आती है वो y की रहेगी, y पे हम करेक्ट करके रख देंगे कि भाई ये y की आसपास ही है, तो y में रहेगी। अब देखो दोनों का जो रेडियस है ये काफी दूरी पर है, दोनों एक दूसरे को जो है काफी दूरी पर है ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। नाउ यहाँ पर क्या मसला खड़ा होगा, ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज बीच की आ रही है, ये इसको ही बिलोंग कर सकती है, इसको ही बिलोंग, तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो एक्स वाली है या वाई वैल्यू है। यहाँ रहेगा तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हैमिंग डिस्टेंस है ना, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का भी यहाँ पर ये मतलब बहुत मायने रखता है कि हम जो है हैमिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करके वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एरर डिटेक्शन एज वेल एज एरर करेक्शन। एरर डिटेक्ट तो हो गया, मगर कैसे पता चलेगा, तो ये हैमिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करके हम एरर करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ एरर करेक्शन इज डन। इसके अंदर ऑफ कोर्स नेचुरल बात है कि हो सकता है कि हमारा कोड जो है, हमारा जो डेटा हो 4 बिट का हो, हमको और 3 एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों का डिस्टेंस इतना ज्यादा हो कि हम एरर को आसानी से कैच कर पाए। अगर हमारे पास डेटा जो है 4 बिट का है, हमने सिर्फ एक ही बिट आगे ऐड किया, तो ये एरर को अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट मतलब क्या बोलते वो करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉबैक ये होता है कि जितनी बिट्स होती हैं करीब करीब उतने ज्यादा हमें बिट्स जो है ऐड करनी पड़ती हैं एरर करेक्शन के लिए। ओके,
So got this concept everyone? Error correction one. Okay. So this ये दो हमारे यूनिट पूरे कंप्लीट हो गए. नाउ वी कम टू द थर्ड यूनिट. ठीक है. तो थर्ड यूनिट जो है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा लिंक कंट्रोल. ठीक है. तो डेटा लिंक हम लोग ऑफ कोर्स अभी डेटा लिंक लेयर हमने स्टार्ट तो कर दिए हैं. तो डेटा लिंक लेयर के हम इसके अंदर देखेंगे व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर इन डिटेल. ठीक है. एंड व्हाट आर द वेरियस प्रोटोकॉल्स इन दिस डेटा लिंक लेयर. ठीक है. तो देखो डेटा लिंक लेयर की 3 सर्विसेज यहाँ पर हम देखते हैं. द 3 सर्विसेज. पहला है फ्रेमिंग. ठीक है ना. तो डेटा जो है फिजिकल लेयर पे तो बिट्स में रहता है, मगर डेटा लिंक लेयर पे वो फ्रेम्स में रहता है. ठीक है ना. तो ये काम है डेटा लिंक लेयर का, टू क्रिएट फ्रेम्स. ठीक है ना. जैसे हमारे पास जो 5 लेयर है, तो सबसे ऊपर का जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है. उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है. ठीक है. एप्लीकेशन लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर. इसके बाद आता है नेटवर्क लेयर. ठीक है. और यहाँ पर आता है डेटा लिंक लेयर, और यहाँ पे आता है फिजिकल लेयर. तो ये जो डेटा लिंक लेयर है, इसको जो डेटा मिलता है नेटवर्क लेयर के थ्रू मिलता है. तो ये जो डेटा है, इस जो डेटा नेटवर्क लेयर से मिलता है, तो डेटा लिंक लेयर का काम ये है कि ये डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करे. तो इसका काम, पहला काम है फ्रेमिंग. ठीक है. दूसरा जो है काम डेटा लिंक लेयर का, वो है टू प्रोवाइड फ्लो एंड एरर कंट्रोल. ठीक है. तो फ्लो एंड एरर कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है ये. ठीक है. फ्लो एंड एरर कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर डेटा सपोज सेंडर बहुत ज्यादा स्पीड में डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर इतना फास्ट नहीं है, तो क्या होगा, डेटा बहुत सारा लॉस हो जाएगा. ठीक है. और अगर मान लो रिसीवर बहुत फास्ट है मगर सेंडर जो है डेटा बहुत स्लो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी जो है रिसीवर का टाइम वेस्ट करेगा. तो कैसे उसे कंट्रोल करना, वो ये चीज हम देखेंगे कैसे होता है. देन फाइनली वी हैव द protocols which are used in data link layer. Some may be like connection less protocol, some may be connection oriented protocol. तो इसको खैर हम ये दोनों टॉपिक को आगे स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा हमें जो स्टडी करना है, दैट इज द फ्रेमिंग. ठीक है. तो अब फ्रेमिंग में जैसे मैं आपको बताया कि डेटा लिंक लेयर इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, है ना. नेटवर्क जो डेटा लिंक लेयर के ऊपर का जो इमीडिएट लेयर है वो नेटवर्क लेयर है. तो जो डेटा आता है ये क्या करेगा, उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा. ठीक है ना. अब जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रियल है ना, कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है, कोई प्लांट है, या सपोज एक कोई कोई मतलब कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है. ठीक है ना. लाइक सपोज वन ऑफ द कंपनीज इट इज मैन्युफैक्चरिंग सम आइटम्स, डेटा कुछ प्रोड्यूस करता है. जैसे मान लो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. ठीक है ना. तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के वक्त में ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, टेस्टिंग के बाद इसे पैकिंग करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर क्या बहुत सारे रॉ मतलब ऐसे मोबाइल फोन्स रहेंगे. तो ये जो यूनिट है वो क्या करेगा, इसको बॉक्स पैक करेगा. बॉक्स पैक में क्या करना पड़ेगा भाई, ये बॉक्स में ये मोबाइल फोन डालना पड़ेगा, वायर डालना पड़ेगा, और भी जो भी बुकलेट वगैरह जो भी रहती है, इसका बॉक्स बना के ये आगे भेजेगा. ठीक है. फिर ये आगे भेजेगा तो ये एक साथ एक मोबाइल तो नहीं जाएगा, इससे बहुत सारे इसके अंदर बड़े कार्टून में मतलब बहुत सारे मोबाइल फोन पैक होंगे. तो इसको क्या हो रहा है, ये यूनिट को क्या मिल रहा है, ये यूनिट क्या पे सीधा मोबाइल फोन आ रहा है, और मे भी यहाँ पे कुछ वायर्स वगैरह जो भी रहेंगे, तो ये यूनिट क्या करेगा, पैकिंग करेगा, उसको पैक करके आगे भेजेगा. तो उसी तरह से ये हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है, ये जो डेटा देता है डेटा लिंक लेयर के पास, जो भी डेटा जो फॉर्मेट में देगा, डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स बनाएगा, फ्रेम्स. ठीक है. नाउ फ्रेम्स कैन बी ऑफ वेरिएबल साइज. फ्रेम की साइज फिक्स नहीं रहती है, इट इज ऑफ कोर्स वेरिएबल साइज डिपेंडिंग ऑन क्या डेटा आ रहा है. अभी जैसे मान लो यहाँ पर डेटा आ रहा है, बहुत इतना बड़ा डेटा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, ये फ्रेम्स करना पड़ेगा, ये फ्रेम्स से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. कुछ डेटा छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, जो भी रहेगा, तो उसके मुताबिक उसे फ्रेम्स क्रिएट करना पड़ेगा. ओके. तो दो टाइप की फ्रेमिंग हम देखेंगे. वन इज कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, सेकेंड इज बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग. ये दो टाइप की फ्रेमिंग हम इसमें स्टडी करेंगे. एक तो कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, ठीक है, इसे देखेंगे, और बिट ओरिएंटेड क्या होता है इसे देखेंगे. नाउ सी द फर्स्ट वन इज कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग. अब कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग में क्या होगा, ये जो डेटा है ना, ये डेटा ये ऊपर से मिला है उसे, ऊपर मतलब नेटवर्क लेयर से इतना डेटा मिला है उसको, नेटवर्क लेयर से डेटा आया. अब ये क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर इसके आगे हेडर ऐड करेगा, हेडर. ठीक है. ये हेडर में क्या रहेगा, ये हेडर में ये अपना खुद का एड्रेस पुट करेगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस, और भी कुछ इंफॉर्मेशन पुट करेगा, और इसके साथ में ट्रेलर भी रहेगा. ये ट्रेलर के अंदर जैसे हमने स्टडी की, सीआरसी स्टडी की, सीआरसी साइक्लिक रिटर्न चेक. तो ये सीआरसी ट्रेलर के अंदर रहेगा, जिसके अंदर ये चेक कर सकता है रिसीवर कि भाई इसमें कुछ एरर हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है.
तो हेडर रहेगा और ट्रेलर रहेगा। इसके अलावा फ्लैग रहेंगे। ये फ्लैग, ठीक है, ये फ्लैग स्टार्ट में फ्लैग रहेगा और एंड में फ्लैग रहेगा। ठीक है, ये फ्लैग जो है ये बताने के लिए कि भाई नया नया फ्रेम आ रहा है ना। हमें रिसीवर को कैसे पता चलेगा भाई फ्रेम, पहला फ्रेम आया, दूसरा फ्रेम, कैसे पता चलेगा उसको कि ये फ्रेम स्टार्ट हुआ, फ्रेम खत्म हुआ है? क्योंकि जितना भी डेटा है ना यहाँ पे सब 0101 में रहेगा, एक साथ डेटा आएगा। ठीक है ना, रिसीवर, तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन ये फ्रेम, नया फ्रेम कब स्टार्ट हुआ, ये फ्रेम कब खत्म हुआ? तो फ्लैग जो है, फ्लैग, ये फ्लैग जो है इस बात, ये चीज को डिनोट, ये चीज को बताएगा कि भाई ये नया फ्रेम आ रहा है। ठीक है, तो फ्लैग यहां से शुरू हो रहा है फ्रेम और यहाँ पे खत्म हो रहा है फ्रेम, तो फ्लैग का एक फॉर्मेट रहेगा। ठीक है ना, एक फॉर्मेट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि ये 1111 4 5 6 7, ठीक है, ये ऐसा एक फ्रेम फॉर्मेट, एक फ्लैग रहेगा, फ्लैग का फॉर्मेट रहेगा ये। ठीक है, तो जैसे ही रिसीवर को 0 के बाद 6 1 और एक 0 मिला, वो समझ जाएगा नया फ्रेम शुरू हो रहा है। इसके बाद पूरा फ्रेम है, और फिर लास्ट में जो है ना, सेंडर क्या करेगा, सेम फ्लैग इंसर्ट करेगा लास्ट में, और ये लास्ट में रहेगा। तो जैसे रिसीवर को ये मिलेगा तो वो समझ जाएगा ये फ्रेम खत्म हो गया, अब नया फ्रेम आने वाला है। ठीक है ना, तो ये फ्लैग्स जो है, फ्लैग ये बात को बताते हैं कि कहां से फ्रेम शुरू हुआ है, कहां से फ्रेम खत्म हुआ है। ठीक है, और हेडर भी रहेगा, हेडर बताने के लिए ये इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि भाई किसने भेजा, किसको भेजा, क्या, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी। और ट्रेलर के अंदर जो है हम और भी डेटा के साथ ये भी ऐड कर सकते हैं, सीआरसी ऐड कर सकते हैं भाई, अगर रिसीवर को डेटा मिला है तो भाई कुछ करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बताने के लिए। ठीक है, नाउ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बाइट स्टफिंग एंड अनस्टफिंग। देखो बाइट स्टफिंग क्या होता है, हम यहाँ पे जो डेटा भेज रहे हैं ना, हो सकता है कि वो डेटा भी फ्लैग के फॉर्मेट में हो, है ना। देखो डेटा तो पूरा बाइनरी है, तो अगर सपोज कभी ऐसा रहेगा कि ये अगर कोई ऐसा डेटा आ जाएगा कि उसका भी जो बिट फॉर्मेट है वो सेम फ्लैग के फॉर्मेट में ही है, यानी जो फ्लैग, देखो अगर फ्लैग का फॉर्मेट ये है और बिट और कुछ डेटा भी ऐसा बीच में आ गया, ठीक है ना, अगर डेटा भी बीच में कुछ ऐसा आ गया, तो रिसीवर ये सोचेगा कि शायद ये फ्रेम खत्म हो गया। तो उसको इस चीज को बताने के लिए कि भाई डेटा खत्म नहीं हुआ है, ये भी डेटा है, ये जो डेटा, ये फ्लैग नहीं है ना, फ्लैग है ये नहीं है, तो उसके लिए उसे कुछ बाइट स्टफ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए उसको एस्केप कैरेक्टर बीच में एक इंसर्ट करना पड़ेगा, एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, तो एस्केप कैरेक्टर जो है ना, ये एक मतलब बीच में एक इंसर्ट किया जाएगा, जिससे जो है रिसीवर को समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो डेटा है ये फ्लैग नहीं है, ठीक है, ये डेटा ही है। तो वो इस तरह से मतलब ये, तो देखो यहाँ पर ना डेटा मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे ये डेटा मिला, ठीक है, तो ये डेटा जो है इसके अंदर एक ऐसा फ्लैग जैसा भी कोई फ्रेम आ गया, वो फ्रेम आया जो फ्लैग की तरह रिसेंबल करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे एक एस्केप कैरेक्टर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो एस्केप कैरेक्टर इस बात को बताएगा कि भाई ये जो है फ्लैग नहीं, ये डेटा ही है। ठीक है, अच्छा एस्केप कैरेक्टर भी तो कोई तरह का एक जो वो भी बिट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना, तो कभी अगर वो एस्केप कैरेक्टर भी एक डेटा रहेगा तो उसकी पहले भी एक एस्केप कैरेक्टर रहेगा बताने के लिए भाई ये एस्केप कैरेक्टर है, ये एस्केप, वो मतलब वो नहीं बता रहा कि आगे डेटा है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमको बाइट स्टफ करना पड़ेगा, और ये रिसीवर क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि भाई ये इसको डिस्कार्ड करना है, ये जो है डिस्कार्ड करना है, और डेटा को वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको बाइट स्टफिंग अनस्टफिंग क्यों करनी पड़ रही है, बाइट स्टफिंग अनस्टफिंग इसलिए करनी पड़ती है कि जो हम फ्लैग यूज करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा डेटा भी फ्लैग की तरह से हो, कोई बिट कॉम्बिनेशन, तो इसलिए हमको बाइट स्टफिंग करना पड़ेगा। तो ये है कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। ठीक है, कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो है टेक्स्ट मैसेज पहले भेजते थे, बाद में कुछ वक्त आया कि भाई टेक्स्ट की जगह अभी हमको कुछ वीडियो भेजना है या फिर इमेज भेजना है, तो उसके लिए क्या होगा कि डेटा का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि डेटा ये फॉर्मेट, तो उसके लिए हमको बाइट स्टफिंग अनस्टफिंग करना पड़ता है। एंड देन नेक्स्ट इज बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। ठीक है, तो बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग में वी हैव अ वेरिएबल नंबर ऑफ बिट्स, ये नंबर जो फिक्स नहीं रहेगा। पिछले केस में क्या था, ये एक मल्टीपल ऑफ 8 रहेगा, मल्टीपल ऑफ 8 जो भी रहेगा, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा जो है ना मतलब वेरिएबल रहेगा। ओके, सो इन दिस केस दिस इज द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ बिट ओरिएंटेड फ्रेम। इसमें फ्लैग है ना, इसमें तो कोई ऐसा फ्लैग है ना, यहाँ भी फ्लैग रहेगा। ये फ्लैग क्या बताएगा कि भाई ये फ्रेम शुरू हो रहा है। इसके बाद हेडर रहेगा, इसके बाद ट्रेलर रहेगा, और ये जो डेटा है ये ऊपर से आ रहा है, नेटवर्क लेयर से डेटा मिला है, और यहाँ पे फ्लैग है। ठीक है, तो फ्लैग्स जो है ये फ्रेम कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ बताने के लिए होता है। हेडर, ये डेटा कहां से आया कहां जाएगा उसके बारे में है।
ट्रेलर के अंदर हम जो है एरर इन्फॉर्मेशन कुछ इनपुट करते हैं, CRC वगैरह है, और ये जो डेटा है यहाँ पर रहेगा। अब देखो फ्लैग का फॉर्मेट दिखा ना, मैं जैसे पहले आपको बताया, 0 है, उसके बाद लगातार 6 1 है, बाद में 0 है, ठीक है। अभी यहाँ पर हो सकता है कि ये जो डेटा हमारे को मिल रहा है, ये डेटा भी यही फॉर्मेट का हो, फ्लैग के फॉर्मेट में, है ना। डेटा भी होगा कि 0 के बाद 6 0 और 1 0 आ रहा है, तो रिसीवर को ये लगेगा कि भाई ये तो फ्रेम खत्म हो गया, तो उससे बचने के लिए एक बिट स्टफिंग किया जाए। देखो वहां पे बाइट स्टफिंग था, ध्यान रखो, वहां बाइट स्टफिंग था, बिट स्टफिंग है। तो बिट स्टफिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा जीरो वेन एवर 5 कंसेक्यूटिव वंस फॉलो अ जीरो। यानी कभी सपोज अगर हमारे डेटा में एक साथ एक जीरो के बाद अगर पांच वन एक साथ है, तो उसके बीच में एक जीरो इंसर्ट कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए भाई ये डेटा है, ये कोई क्या बोलते हैं, फ्लैग नहीं है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये एग्जांपल में दिया हुआ है, you can see in this example we are getting encountering 5 ones together, तो यहाँ पे देखो 0 एक बिट स्टफ किया, ठीक है, एक बिट स्टफिंग किया, एक बिट यहाँ पे स्टफ किया, रिसीवर समझ जाएगा, उसे निकाल के वो डेटा रिसीव कर लेगा, ठीक है। अगर ये नहीं किया जाएगा तो रिसीवर को लगेगा फ्रेम खत्म हो गया, मगर फ्रेम खत्म नहीं है, फ्रेम तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अब जो फ्लैग का फॉर्मेट जो है वो ऐसा है, और हमको डेटा भी ये फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये मतलब रिसीवर को धोखा ना हो जाए कि भाई फ्रेम खत्म हो गया, इसलिए एक बीच में 0 5 के बाद एक 0 इंसर्ट कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं बिट स्टफिंग। ओके, तो इस तरह से हम ये दो टाइप के फ्रेमिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी फिलहाल हमने देखे कि फ्रेमिंग हमने स्टडी किया आज, ठीक है, फ्रेमिंग। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली फ्लो एंड एरर कंट्रोल, ये हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। तो आई विल स्टॉप द लेक्चर नाउ।